इस कहानी के पहले भाग में हमने देखा कालिया बाघ किस तरह रुद्र प्रताप से अपना बदला लेने के लिए बगीरा को उसके खिलाफ कर देता है। कालिया बगीरा को बुलाकर उसके साथ एक प्लान बनाता है। बगीरा, तुम्हें आज रात ही हमारे इस प्लान को अंजाम देना होगा और वह मणि किसी भी हाल में तुम्हें लेकर आनी होगी। तुम आज रात आधी रात में इस काम को अंजाम दोगे। मेरे कुछ सिपाही तुम्हारी सुरक्षा के लिए वहाँ मौजूद होंगे। बगीरा, अगर तुम्हारे इस मकसद में तुम्हारा भाई शिवा तुम्हारे बीच आए तो उसे भी अपने रास्ते से हटा देना। लेकिन कालिया, शिवा तो मेरा भाई है, मैं अपने ही भाई को कैसे मार सकता हूँ? बगीरा, जरा सोचो, अगर तुम्हारा भाई शिवा जंगल का राजा बन गया तो तुम्हें सारी जिंदगी उसकी गुलामी करनी पड़ेगी। अगर तुम शिवा के गुलाम नहीं बनना चाहते और एक आजादी की जिंदगी जीना चाहते हो तो तुम्हें शिवा को अपने रास्ते से हटाना ही होगा। रात होते ही बगीरा कालिया के सिपाहियों को लेकर अपने पिता रुद्र प्रताप की गुफा पर पहुंचता है। सिपाहियों, तुम सब यहीं रुको, मैं जाकर मणि लेकर आता हूँ। अगर तुम्हें कुछ खतरा दिखाई दे तो उसकी आवाज हमेशा के लिए बंद कर देना। वहीं रुद्र प्रताप अपनी पत्नी और बेटे शिवा के साथ गुफा में आराम कर रहा था। तभी बगीरा दबे पांव वहां जाकर उस मणि को उठा लेता है और मणि लेकर वहां से भागता है। तभी इतने में शिवा की आंख खुल जाती है। शिवा बगीरा को मणि लेकर भागते हुए देखकर हैरान हो जाता है और उसका पीछा करता है। बगीरा, रुक जाओ, ये तुम क्या कर रहे हो? रुक जाओ बगीरा। लेकिन तभी इतने में कालिया के सिपाही वहां आकर शिवा को घेर लेते हैं और वे शिवा पर हमला करते हैं। शिवा घायल होकर जमीन पर गिर जाता है। बगीरा मणि लेकर भाग जाता है। खून से लथपथ घायल शिवा अपने पिता को आवाज लगाता है, पिताजी, पिताजी, मेरी मदद कीजिए। शिवा की आवाज सुनकर रुद्र प्रताप और उसकी पत्नी दोनों की आंखें खुल जाती हैं। वे शिवा के पास आते हैं और देखते हैं खून से लथपथ शिवा जमीन पर घायल पड़ा है। शिवा, मेरे बेटे, ये तुम्हें क्या हो गया? तुम्हारे साथ ऐसा किसने किया? पिताजी, ये सब बगीरा ने किया है। वो आपकी जादू मणि को लेकर भाग गया है। मैंने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसके साथ आए कुछ बाघ मानव शिकारियों ने मेरे ऊपर अचानक से हमला कर दिया। मुझे माफ कर दो पिताजी, मैं आपकी मणि की रक्षा नहीं कर पाया। रुद्र प्रताप ये सुनकर हैरान हो जाता है। क्या ये सब बगीरा ने किया है? नहीं, मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं होता। आखिर बगीरा ऐसा कैसे कर सकता है? एक मणि के लिए वह अपने भाई को मौत के मुंह में ढकेल देगा। मैंने ये कभी नहीं सोचा था। इतना कहकर शिवा की सांसें बंद हो जाती हैं। शिवा के माता पिता अपने बेटे की लाश देखकर तड़प उठते हैं। उधर कालिया अपनी गुफा पर बगीरा का इंतजार कर रहा था। रुद्र प्रताप, अब तुम देखते जाओ, अभी तो सिर्फ शुरुआत है। मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। तुम्हारा बेटा ही तुम्हारी बर्बादी का कारण बनेगा। मैं उसके अंदर इतना जहर भर दूंगा, वह अपनी और पराई में फर्क भूल जाएगा। तुम्हारा वह बेटा बगीरा मेरे लिए सिर्फ मणि लाने का एक जरिया है। एक बार मणि मेरे हाथ लग जाए, उसके बाद वो बगीरा मेरे किसी काम का नहीं रहेगा। इतने में बगीरा मणि लेकर कालिया के पास आता है। कालिया मणि देखकर खुश हो जाता है। वाह बगीरा, आखिर तुमने कर दिखाया। आज तुमने साबित कर दिया इस जंगल में तुम्हारे काबिल कोई नहीं है। अब बस थोड़ा ही समय बाकी है जब तुम्हें इस जंगल की गद्दी मिल जाएगी और तुम यहाँ के महाराज होगे। उस समय बगीरा की आंखों पर लालच का ऐसा पर्दा पड़ा था, वह कालिया की असल चाल से बिल्कुल अनजान था। कालिया मणि को लेकर अपने सिपाहियों के साथ अपनी एक खुफिया जगह पर आता है। वह अपने सिपाहियों से कहकर दूर देशों से 2 भालू वैज्ञानिकों को बुलवाता है। भालू वैज्ञानिकों, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैंने तुम्हें यहाँ एक खास मकसद के लिए बुलाया है। तुम्हें मेरे लिए एक विनाशकारी ऐसी मिसाइल तैयार करनी है रुद्र प्रताप के जंगल को तबाह कर सके। मैं तुम्हें 10 दिन की मोहलत देता हूँ। तुम्हें 10 दिन में मुझे ऐसी मिसाइल तैयार करके देनी है। बदले में मैं तुम्हें मुँह मांगी कीमत दूंगा। कालिया के हुक्म पर भालू वैज्ञानिक मिसाइल बनाने में लग जाते हैं और दिन रात काम करके वैज्ञानिक उसके लिए एक मिसाइल तैयार करते हैं। लगातार कई दिन काम करके कालिया की विनाशकारी मिसाइल तैयार हो जाती है। कालिया अपनी विनाशकारी मिसाइल को देखकर बहुत खुश होता है। हो, अब आएगा मजा। अब मुझे तबाही मचाने से कोई नहीं रोक सकता। मेरी इस मिसाइल से रुद्र प्रताप और उसके परिवार समेत उसका सारा जंगल तबाह हो जाएगा। बगीरा, तुम्हें अंदाजा भी नहीं होगा मैं तुम्हारे पिता के साथ क्या करने वाला हूँ। मैंने तुम्हें अपने ही पिता की नजरों में गिराकर आधी जंग फतह कर ली है और आधी बची जंग को मेरी ये मिसाइल अंजाम देगी। वहीं कालिया की इस बड़ी प्लानिंग की सारी खुफिया बातें बगीरा छिपकर सुन लेता है। बगीरा के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता।
कालिया, तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। मैं अब तक तुम्हारी बातों में आकर तुम पर भरोसा करता रहा, लेकिन तुम अंदर ही अंदर मेरे ही खिलाफ चाल चल रहे हो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लालच में मैं इतना अंधा हो गया कि मैंने अपने सगे भाई को मार डाला। शिवा मेरे भाई, मैं तुम्हें वापस तो नहीं ला सकता, लेकिन अगर अपनी जान देकर भी मुझे अपनी गलती सुधारने का मौका मिला तो मैं वैसे जरूर करूंगा। कालिया, मैं तुम्हें कभी अपने मंसूबों में कामयाब नहीं होने दूंगा। जब रात होते ही कालिया के सारे सिपाही सो जाते हैं, तब बगीरा चुपके से आकर अपने पिता की जादुई मणि उठाकर वहां से भाग जाता है। अगली सुबह कालिया अपनी विनाशकारी मिसाइल को लॉन्च करने के लिए तैयार खड़ा था। कालिया बटन दबाकर मिसाइल को लॉन्च कर देता है। कालिया की मिसाइल रुद्र प्रताप के जंगल की तरफ तेजी से बढ़ रही थी, लेकिन बगीरा मौके पर पहुंचकर अपने पिता की वह जादुई मणि अपने सिर पर धारण कर लेता है और उसकी शक्तियों का इस्तेमाल करता है। बगीरा मणि की शक्तियों से मिसाइल को नीचे गिरने से पहले ही उसे हवा में नष्ट कर देता है, लेकिन मणि की आत्मघाती शक्तियों का इस्तेमाल करने से बगीरा का पूरा शरीर आग में झुलस जाता है। बगीरा घायल होकर जमीन पर तड़पने लगता है। थोड़ी देर बाद रुद्र प्रताप जंगल के जानवरों के साथ बगीरा के पास पहुंचता है। बगीरा की ऐसी हालत देखकर रुद्र प्रताप हैरान हो जाता है। बगीरा बेटे, ये तुमने क्या किया? मैं एक बेटे को तो पहले ही खो चुका हूँ। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं खुद तो कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने जो गलती की, आज बस अपनी गलती को सुधारा है। मैं अपने भाई का हत्यारा हूँ। मुझे जीने का कोई हक नहीं है। इतना कहते ही बगीरा की सांसें बंद हो जाती हैं। इस तरह बगीरा आज अपनी जान देकर अपने जंगल को इतने बड़े विनाश से बचा लेता है। उधर कालिया अपने मंसूबे में नाकामयाब हो जाता है। उसके पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचता। और दोस्तों, इस कहानी का अंत भी यही होता है। अगर आपको हमारी ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही मजेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वो दिन उसकी जिंदगी का आखिरी दिन था। राजा सूर्यभान के सिपाही बेड़ियों में कैद प्रताप के पास आते हैं। प्रताप, हमारी फांसी का दिन मुकर्रर हो गया है। अगर तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश है तो बता दो, वो भी पूरी कर दी जाएगी। मुझे यहाँ एक अजीब सी घुटन महसूस होती है। मैं यहाँ इन चार दीवारियों में कैद रहकर मरना नहीं चाहता। मुझे वहीं क्रांति मैदान में फांसी दी जाए। मैं अपने लोगों के बीच मरना चाहता हूँ, जहाँ से इस जंगल में क्रांति की शुरुआत हुई थी। और फिर यही हुआ। प्रताप की आखिरी ख्वाहिश के मुताबिक राजा के सिपाही प्रताप को उसके अपने लोगों के बीच क्रांति मैदान में लेकर आए। लेकिन सवाल ये है, आखिर एक सच्चे सिपाही प्रताप ने ऐसा क्या किया था जिसके लिए उसे आज सजाए मौत दी जा रही थी? आइए जानते हैं। आज से 20 साल पहले प्रताप जब 8 वर्ष का था, एक दिन अपने दादा के साथ स्कूल से घर लौट रहा था। बेटा प्रताप, मेरी सारी जिंदगी आजादी की लड़ाई लड़ने में चली गई। मेरे नक्शे कदम पर चलते हुए, इस जंगल की सेवा करते हुए मेरा बेटा शहीद हो गया। बेटा, अब तो बस मेरी एक ही ख्वाहिश है, इस स्वतंत्रता सेनानी भीष्म नारायण प्रताप का पोता इस प्रताप खानदान का नाम रोशन करे। लेकिन जहां प्रताप के दादा ने अपने पोते से जो उम्मीदें लगा रखी थी, वहीं दूसरी ओर प्रताप अपने परिवार की उन उम्मीदों को धूल में मिला रहा था। प्रताप स्कूल का बहाना लेकर हर रोज बस्ती के जानवरों के साथ सारा दिन जुआ खेलता और बस्ती के जानवरों के बच्चों को जुआ खेलना सिखाता। एक बार एक गाय अपने बेटे को स्कूल छोड़कर वापस लौट रही थी। तभी उसने अपने बेटे को प्रताप के साथ रास्ते में जुआ खेलते हुए देखा। ये देख उस गाय के होश उड़ गए। शाम में प्रताप के दादा और उसकी माँ प्रताप के स्कूल से लौटने का इंतजार कर रहे थे। बेटा, शाम हो गई है, लेकिन प्रताप स्कूल से अभी तक वापस लौटकर नहीं आया। पिताजी, आप परेशान ना हो। प्रताप के इम्तिहान सर पर हैं। वह शाम तक स्कूल में बैठकर मन लगाकर पढ़ाई करता है। उसने इस बार ठान लिया है कि वह स्कूल में सबसे ज्यादा नंबर लेकर आएगा। लेगा, जरूर लेगा। उसकी आंखों में मैंने एक गजब का आत्मविश्वास देखा है। मुझे पूरा यकीन है वो एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा। सारे जंगल में दूर दूर तक सिर्फ उसी के चर्चे होंगे। तभी इतने में भालू मास्टर प्रताप के दादा से मिलने आता है। हाँ हाँ, आपके पोते उस प्रताप के चर्चे जरूर होंगे, लेकिन उसके अच्छे कामों के नहीं, बल्कि उसकी गंदी हरकतों के। मास्टर जी, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। आपकी आंखों पर बंधी हुई अंधविश्वास की पट्टी खोल रहा हूँ। आपके बेटे प्रताप ने पिछले 20 दिनों से स्कूल में कदम तक नहीं रखा है और स्कूल के बच्चों से मुझे ये पता चला है कि प्रताप गाँव के बच्चों के साथ सारा दिन जुआ खेलता है। नहीं मास्टर जी, ये आप क्या कह रहे हैं? मेरा प्रताप ऐसा कभी नहीं कर सकता। तभी इतने में गाय वहाँ आती है। मास्टर जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। तुम्हारे बेटे प्रताप ने सारे गांव के बच्चों को जुए की लत लगा दी है।
ये सब सुनकर प्रताप के दादा इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाते और अचानक दिल का दौरा आने से उनकी वही मृत्यु हो जाती है। प्रताप जब अपने घर लौटता है तब उसकी माँ उसको देखकर गुस्से से दहक उठती है। तू इस खानदान का वारिस नहीं हो सकता। तूने आज इस खानदान के नाम को कलंक लगा दिया है। मैंने और तुम्हारे दादाजी ने ना जाने क्या क्या सपने देखे थे, लेकिन तूने हमारे सपनों को चूर चूर कर दिया है। चला जा यहाँ से और आज के बाद मुझे अपनी कभी शकल मत दिखाना। प्रताप अपनी माँ से फटकार सुनकर उस दिन अपने जंगल को हमेशा के लिए छोड़ देता है। वहीं एक दिन एक मादा घोड़ा का बच्चा नदी से पानी पी रहा था। तभी अचानक पैर फिसलने से मादा घोड़े का बच्चा नदी में गिर जाता है और नदी में बहने लगता है। वहीं नदी के दूसरी ओर खड़ा प्रताप ये सब देख लेता है। प्रताप नदी में कूदकर उस मादा घोड़े के बच्चे को नदी से बाहर ले आता है। प्रताप मादा घोड़े के बच्चे को पीठ पर बिठाकर उसे उसकी माँ के पास ले आता है। मादा घोड़े का बच्चा होश में आकर अपनी माँ को सारी बात बताता है। बेटा, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। आज तुमने मेरे बेटे की जान बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। बेटा, तुम कौन हो और तुम कहाँ से आए हो? पहले तो तुम्हें यहाँ कभी नहीं देखा। मेरा नाम प्रताप है। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं तो बस यहाँ जंगल में अपने रहने के लिए कोई जगह ढूंढ रहा हूँ। अगर ऐसी बात है तो तुम्हें अब जगह ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आज से तुम मेरे साथ रहोगे। तब मादा घोड़ा प्रताप को अपने साथ रखकर अपने बेटे के साथ उसका पालन पोषण करती है। अब ऐसे ही 20 साल बीत जाते हैं। प्रताप अब जवान हो जाता है। एक दिन जंगल के राजा सूर्यभान के सिपाही जंगल की बस्ती में आते हैं और वहां आकर एक ऐलान करते हैं। सुनो बस्ती वालों, कल महाराज सूर्यभान के यहाँ उनके बेटे ने जन्म लिया है। इस खुशी के अवसर पर महाराज ने एक बहुत बड़ी दावत रखी है और महाराज ने इस दावत में तुम सभी को आमंत्रित किया है। तुम सभी के वहाँ आने से महाराज को बहुत खुशी होगी। तब महाराज के आमंत्रण पर मादा घोड़ा अपने दोनों बेटों को लेकर जंगल में हो रही दावत में पहुंचती है। सूर्यभान वहां मौजूद सभी जानवरों के सामने एक बड़ा ऐलान करता है। सुनो मेरे प्यारे लोगों, सालों बाद ईश्वर की कृपा से मेरे घर में एक औलाद जन्मी है। इस खुशी के अवसर पर मैं आप सबके सामने एक बड़ा ऐलान करना चाहता हूँ और वो ये है कि मेरे बाद इस जंगल का अगला वारिस और तुम्हारा नया राजा मेरा बेटा होगा। सूर्यभान के इस ऐलान से जानवरों के बीच एक खुशी की लहर दौड़ उठती है, लेकिन तभी उसके कुछ सिपाही फौरन वहां से रवाना होते हैं और वो तीनों एक खंडर में आते हैं। तेजा, राठौर, जिसका हमें डर था वही हुआ। आज उस सूर्यभान ने अपने बेटे को जंगल का नया वारिस भी घोषित कर दिया और हमारे हाथ क्या लगा। हम इतने सालों से उसकी गुलामी करते आए हैं और अब हम आगे उसके बेटे की गुलामी करेंगे। रणधीर, अब तुम ही बताओ हमें क्या करना चाहिए। तुम दोनों चिंता मत करो, मेरे पास इस समस्या का एक हल है। चलो मेरे साथ। तब रणधीर पाशा और राठौर एक साथ राधे बाग के पास आते हैं। रणधीर वहां आकर राधे बाग को सारी बात बताता है। वो सूर्यभान हमेशा से मेरे रास्ते का कांटा रहा है। अब वक्त आ गया है, हम मिलकर उस सूर्यभान को खत्म कर देंगे और फिर मैं उसके जंगल पर अपना कब्जा करके वहाँ अपना एक बड़ा साम्राज्य बनाऊंगा जहाँ सिर्फ मेरी हुकूमत चलेगी। हा 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 हा। ऐसा कहकर राधे रणधीर, राठौर और पाशा के साथ मिलकर सूर्यभान को खत्म करने का एक प्लान बनाता है। लेकिन उस रात राधे बाग और सूर्यभान के उन तीनों गद्दार सिपाहियों की बातें झाड़ियों के पीछे खड़ा प्रताप सुन लेता है। ये सुनकर प्रताप के होश उड़ जाते हैं। पाशा, तेजा और राठौर ये तीनों तो इस राज्य के सबसे बड़े गद्दार निकले। महाराज सूर्यभान ने इन्हें अपनी औलाद से बढ़कर प्यार दिया, लेकिन ये गद्दार हमारे महाराज की पीठ पर खंजर मारने की तैयारी कर रहे हैं। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। महाराज के प्राण इस समय संकट में हैं, मुझे उनकी रक्षा करनी होगी। उधर रणधीर पाशा और तेजा सूर्यभान को खत्म करने की पूरी तैयारी कर चुके थे। जब सूर्यभान उस रास्ते से गुजरता है तब रणधीर, तेजा और राठौर मिलकर अचानक से सूर्यभान पर हमलावर हो जाते हैं और एक के बाद एक हमला करके सूर्यभान को खून में नहला देते हैं। अयो, हमारा काम खत्म हुआ। अब जल्दी से यहाँ से निकलते हैं। अगर सूर्यभान के सिपाहियों ने हमें यहाँ देख लिया तो हमारे लिए मुसीबत हो जाएगी। ऐसा बोलकर वो तीनों वहाँ से जाने खून लगते हैं। लेकिन ये क्या, खून से लथपथ सूर्यभान हार्ड मार फिर से उठ खड़ा होता है, क्योंकि असल में वो प्रताप था जिसने सूर्यभान की नकली खाल ओढ़ रखी थी। ठहरो, रुक जाओ। तेजा, पाशा और राठौर पीछे मुड़कर देखते हैं। गद्दार सिपाहियों, तुम्हें क्या लगा तुम हमारे महाराज को इतनी आसानी से मार पाओगे? तुम्हारी इस गद्दारी की सजा मैं तुम्हें इसी समय दूंगा।
दूंगा। ऐसा कहकर प्रताप उन तीनों पर एक के बाद एक हमला करता है और सूर्यभान के उन तीनों गद्दार सिपाहियों को जान से मार डालता है। इतने में राधे बाग वहाँ आकर ये सब देख लेता है। राधे ये देखकर सूर्यभान के पास जाकर उसे प्रताप के बारे में सब बता देता है। महाराज आपके राज्य में एक बागी पैदा हो गया है। उस प्रताप ने आपके तीनों वफादार सिपाहियों को मेरी आंखों के सामने उन्हें मौत के घाट उतार दिया और वो अब तुम्हें खत्म करने के लिए इसी ओर आ रहा है। जब प्रताप सूर्यभान के पास लौटता है तब सूर्यभान के सिपाही प्रताप को वहीं गिरफ्तार कर लेते हैं और इस तरह राधे बाग ने बड़ी चालाकी से अपने रचाए सारे खेल का इल्जाम मासूम प्रताप के ऊपर लगा दिया। महाराज अब जल्दी से इस गद्दार को सूली पर चढ़ाया जाए। इसने जो गद्दारी की है उसकी सजा सिर्फ मौत है। हाँ राधे, सूली पर जरूर चढ़ाया जाएगा, लेकिन प्रताप को नहीं, बल्कि ये सजा तुम्हें मिलेगी। राधे, बहुत हुआ तेरा नाटक, तेरा पर्दाफाश हो चुका है। दरअसल प्रताप ने पहले ही सूर्यभान के पास जाकर उसे राधे बाग की इस बड़ी साजिश के बारे में बता दिया था। मुझे सब मालूम है। मेरे उन सिपाहियों को मेरे खिलाफ भड़काने वाला तेरे अलावा और कोई नहीं हो सकता। आज मैं तुझे इन सब के सामने ऐसी इबरतनाक मौत दूंगा कि आने वाली 7 पीढ़ियां भी उसे याद रखेंगी। ऐसा कहकर सूर्यभान राधे को उसकी गद्दारी के लिए क्रांति मैदान में सूली पर चढ़ाकर उसे सबके सामने एक इबरतनाक मौत देता है। और आज इतने सालों बाद प्रताप की माँ अपने बेटे को देखने वहाँ आई होती है। प्रताप इतने सालों बाद आज अपनी माँ से मिलकर बहुत खुश होता है। बेटा, आज मुझे तुम्हें अपना बेटा कहते हुए गर्व महसूस हो रहा है। आज तुम्हारी बहादुरी ने प्रताप खानदान का नाम रोशन कर दिया। सूर्यभान प्रताप की बहादुरी के बदले उसे ढेर सारा इनाम देकर उसे अपना सबसे वफादार सिपाही घोषित करता है। तो ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही मजेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उस रात सभी जानवर भोजन करके अपने बच्चों को लेकर अपने घरों में सोने चले जाते हैं। लेकिन सुबह जब जानवर सूरज की पहली किरण देखने बाहर आते हैं तो वहां का नजारा देख उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। कुछ जानवरों की लाशें खून से लथपथ उनके घरों के सामने पड़ी थी। उन्हें किसी ने बड़ी बेरहमी से मार डाला था। ये देख मासूम जानवर बहुत ज्यादा डर गए। जब इसकी खबर जंगल के राजा विक्रम को मिली तो विक्रम ने फौरन वहां जाकर देखा और जानवरों की लाशों के ढेर देखकर विक्रम भी हैरान हो गया। ये सब किसने किया? मेरी मासूम प्रजा को इतनी बेरहमी से मारने वाला कौन है? कौन है वो जिसने इन मासूमों के साथ इतनी बदसलूकी की? बताओ मुझे। पता नहीं महाराज, हम कल रात भोजन करके अपने बच्चों को लेकर घरों में सोने चले गए, लेकिन सुबह जब उठकर देखा तो हमें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। न जाने किस बेरहम ने एक ही रात में हमारे जंगल के मासूम जानवरों को खून में नहला दिया। अगले दिन इसी तरह एक गाय रोती बिलखती हुई विक्रम के पास आती है। महाराज, ना जाने किस जालिम ने बेरहमी से मेरे बेटे को मार डाला। तब विक्रम गाय के घर जाकर देखता है तो वहाँ उस गाय के बच्चे को भी किसी ने बड़ी बेरहमी से मारकर दरवाजे पर लटकाया हुआ था। विक्रम को ये देखकर बड़ी हैरानी हुई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके जंगल में ये सब क्या हो रहा है। विक्रम सारी रात अपनी गुफा के बाहर इस बारे में सोचकर परेशान हो रहा था। न जाने वो बेरहम कौन है जो मेरे सामने आए बगैर बुज़दिलों की तरह मेरे मासूम जानवरों को एक एक करके मार रहा है। वो जो कोई भी है, मैं जल्द उसका पता लगा लूंगा। ऐसा कहकर विक्रम अपनी गुफा में सोने चला जाता है। तभी आधी रात जंगल में उठे तूफान को चीरता हुआ एक बाघ वहां आता है और वहां आकर वो बाघ एक जोर की दहाड़ लगाता है और एक सफेद ज़ॉम्बी शेर का रूप ले लेता है। एक एक करके सबको मार दूंगा, कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। मैं उससे अपना बदला लेकर रहूंगा। वो अपनी पूरी ताकत भी क्यों ना लगा ले, लेकिन वो मुझ तक नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन अब सवाल ये है कि ये ज़ॉम्बी शेर का रूप लेने वाला बाघ आखिर कौन है और ये किससे अपना बदला लेने की बातें कर रहा है? आइए जानते हैं। दरअसल आज से कुछ साल पहले महाराज भल्लाल, जो आसपास के जंगलों में सबसे बड़े और दौलतमंद राजा थे, अपनी एक बड़ी विशाल सेना के साथ जंगल में राज किया करते थे। उनकी ताकत और शोहरत के चर्चे दूर दूर तक थे। महाराज भल्लाल की पत्नी उन दिनों गर्भवती थी। महाराज भल्लाल की इस बेशुमार शोहरत और दौलत के पीछे एक रहस्यमयी गुफा थी जो खजाने से खचाखच भरी हुई थी। अशरफियाँ, सोना, हीरा और जवाहरात उस गुफा में चारों ओर बिखरे हुए थे। उस गुफा की अजीबोगरीब बात ये थी कि उस गुफा से खजाना कभी कम नहीं होता था।
और महाराज भल्लाल उस खजाने को जंगल के गरीब और मासूम जानवरों की भलाई करने में लगाते थे। उधर महाराज भल्लाल के जंगल से कुछ ही दूरी पर एक राठौर नाम का बाघ रहता था, जो बरसों से महाराज भल्लाल की उस रहस्यमयी गुफा की तलाश में था और वो किसी भी कीमत पर उस गुफा तक पहुंचना चाहता था, क्योंकि वो जानता था कि उस रहस्यमयी गुफा में रहस्यमयी खजाना दबा है, जिसे पाकर वो दुनिया का सबसे ताकतवर और करोड़पति राजा बन सकता है। लेकिन एक दिन राठौर से सब्र ना हुआ और उसने अपने कुछ सिपाहियों को भल्लाल के जंगल भेजा। राठौर के भेजे सिपाहियों ने उस रहस्यमयी गुफा का राज पता करने के लिए भल्लाल के जंगल आकर मासूम जानवरों को परेशान करना शुरू किया और उनसे जबरदस्ती गुफा का राज उगलवाने लगे। लेकिन उस रहस्यमयी गुफा के बारे में भल्लाल के अलावा जंगल में और कोई नहीं जानता था। तब गुस्से में आकर राठौर के सिपाहियों ने वहाँ के जानवरों को मारना शुरू किया। जब इसकी खबर भल्लाल को मिली तो भल्लाल गुस्से में आ गया और उसने फौरन जाकर राठौर के सिपाहियों को मौत के घाट उतार दिया। बताओ मुझे, तुम्हें यहाँ भेजने वाला कौन है? किसके कहने पर तुम मेरे मासूम जानवरों को मार रहे हो? जल्दी बताओ, वरना यहीं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। नहीं महाराज, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। तब राठौर का एक सिपाही भल्लाल को सब बताता है कि उन्हें किसने और क्यों भेजा है। इसका पता लगते ही भल्लाल अपने सिपाहियों को लेकर फौरन राठौर के पास पहुंचा और वहां जाकर राठौर पर एक जोरदार हमला किया। राठौर, मन तो करता है कि यहीं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूं, लेकिन मैं इस घड़ी में तुम्हारे खून से अपने हाथ गंदे नहीं करना चाहता। अगर मेरी पत्नी इस समय गर्भवती न होती तो मैं तुम्हें यहीं जान से मार डालता। चले जाओ यहाँ से और फिर कभी मेरे जंगल की तरफ आंख उठाकर भी मत देखना। तब भल्लाल राठौर को बुरी तरह बेइज्जत करके उसे उसके जंगल से निकाल देता है। उधर कुछ दिनों बाद भल्लाल की पत्नी ने एक बेटे को जन्म दिया। भल्लाल ने अपने बेटे का नाम विक्रम रखा। विक्रम अब धीरे धीरे जवान हो रहा था। तब एक दिन भल्लाल ने अपने बेटे विक्रम को उस रहस्यमयी गुफा का राज बताया। लेकिन कुछ दिनों बाद ही विक्रम के माता पिता के साथ एक बहुत बड़ा हादसा हुआ और उस हादसे में महाराज भल्लाल और उसकी पत्नी मारे गई। माता पिता का साया उठ जाने से विक्रम अनाथ हो गया, लेकिन जैसे तैसे विक्रम ने खुद को संभाला और वो बड़ा हुआ। एक दिन एक भालू भागता हुआ विक्रम के पास आया। महाराज, मेरी मदद कीजिए। मुझे अपने बेटे के इलाज के लिए पैसों की सख्त जरूरत है। अगर सही समय पर मेरे बेटे का इलाज नहीं हुआ तो मैं उसे खो दूंगा महाराज। तब विक्रम भालू को उसके बेटे के इलाज के लिए ढेर सारा सोना और पैसे देता है। लेकिन विक्रम को भालू को ढेर सारे पैसे देते हुए दूर पत्थर के पीछे छुपा एक बाघ सिपाही देख लेता है। उधर दूसरी तरफ राठौर अपने अपमान से बहुत गुस्से में था और इतने वर्षों से वो बदले की आग में जल रहा था। तभी राठौर का वो सिपाही भागता हुआ उसके पास आया। महाराज, सालों से आप जिसकी तलाश में थे उसका राज वो जानता है और यही समय है उससे अपने अपमान का बदला लेने का। तब राठौर के सिपाही ने उसे सब बता दिया। भल्लाल, तू इस दुनिया में नहीं है तो क्या हुआ? मैं अपना बदला तेरी औलाद से पूरा करूंगा। मैं तेरी औलाद को कभी इस जंगल में पनपने नहीं दूंगा और उससे उस गुफा का राज निकलवा कर ही रहूंगा। ऐसा कहकर राठौर एक तांत्रिक के पास गया और उसने उस तांत्रिक से अपने लिए एक ऐसी शैतानी शक्ति मांगी जिसे पाकर उसके अंदर शैतानी शक्तियां आ सके और वो हर तरफ तबाही मचा सके। तब उस तांत्रिक ने राठौर को एक ऐसी शक्ति दी जिससे वो जब चाहे एक सफेद ज़ॉम्बी शेर का रूप ले सकता था। और इस तरह राठौर ने तांत्रिक से ज़ॉम्बी शेर की शक्तियां पाकर विक्रम के पिता से अपना बदला लेने के लिए उसके जंगल के मासूम जानवरों को मारना शुरू किया। उधर अब विक्रम ने उस हत्यारे को पकड़ने की ठान ली थी। विक्रम ने उस हत्यारे का पता लगाने के लिए अंधेरी रात में उसकी जासूसी की। तब उस रात विक्रम ने देखा कि राठौर बाघ उसके जंगल में आकर एक सफेद ज़ॉम्बी शेर का रूप लेता है। ये देख विक्रम हैरान हो गया और उसे सब समझ आ गया कि उसके मासूम जानवरों को बेरहमी के साथ मारने वाला राठौर बाघ ही है। तब अगले दिन विक्रम एक भालू को राठौर के पास भेजता है। राठौर महाराज, तुम्हें सालों से जिस गुफा की तलाश है, मैं उस गुफा का रास्ता जानता हूँ, चलो मेरे साथ। तब राठौर अपने सिपाहियों के साथ भालू के पीछे चल देता है और भालू ने राठौर को उसके सिपाहियों के साथ गुफा के अंदर भेज दिया। गुफा के अंदर का खजाना देखकर राठौर की आंखें चौंधिया गईं।
इस गुफा की तलाश में मैं सालों से था। इसका पता बताने वाले को तो इनाम देना ही चाहिए। तभी गुफा के बाहर विक्रम वहाँ आता है। महाराज, आपके कहे मुताबिक मैंने राठौर और उसके सिपाहियों को गुफा में भेज दिया है। बहुत अच्छा भालू, जाओ राठौर जाओ, गुफा के अंदर बहुत खजाना है। अब तुम अपनी बाकी की बची जिंदगी भी इस गुफा के अंदर ही रहकर बिताना। ऐसा कहकर विक्रम 2 बड़े पत्थरों से गुफा का मुंह हमेशा के लिए बंद कर देता है। और अब कुछ दिनों बाद ही गुफा के अंदर दम घुटने से राठौर और उसके सारे सिपाही वहीं मारे जाते हैं। और इस तरह विक्रम अपनी सूझबूझ और समझदारी से अपने मासूम जानवरों की हत्या का बदला राठौर से ले लेता है। तो ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। सालों पहले आसमानी दुनिया से पंखों वाले 2 इच्छाधारी शेर और शेरनी एक जंगल में उतरते हैं और अपने मुंह से विशाल आग उगलकर जानवरों के घरों को जलाने लगते हैं। उनकी दहाड़ की गूंज इतनी तेज थी कि अपने घरों में सो रहे जानवर भी बदहवस हालत में उठ खड़े हुए। लेकिन जब जानवरों ने बाहर आकर देखा तो उन सभी को अपने घर आग की लपटों में जलते हुए नजर आए। ये देखकर जानवरों के होश उड़ गए। उन पंखों वाले विशाल शेर और शेरनी की उगलती आग में कई जानवर जलकर राख हो गए। कुछ ही देर में वहाँ जानवरों की लाशों के ढेर लग गए। लेकिन उस विशाल पंखों वाले शेर और शेरनी ने ऐसा क्यों किया? इसके पीछे है एक लंबी कहानी। दरअसल आज से कुछ दिन पहले जंगल में रहने वाले लीलाधर बाघ के घर उसकी पत्नी लीला बाघिन ने लंबे समय के बाद एक बेटे को जन्म दिया। लेकिन जन्म के तुरंत बाद ही उसकी दिमागी हालत अचानक से बिगड़ गई और वो अजीबोगरीब हरकतें करने लगा। लेकिन लीलाधर और उसकी पत्नी बाघिन ने अपने बेटे की इन हरकतों को नजरअंदाज किया। एक दिन एक भालू अपने बेटे को लेकर जंगल से जा रहा था कि तभी इतने में लीला के उस पागल बेटे ने पीछे से आकर भालू के बेटे पर हमला किया और उस पर हमला करके वहां से भाग गया। भालू जो खुद एक वैद्य था, जब उसने घर लाकर अपने बेटे का इलाज किया तो उसने देखा उसके बेटे का पूरा शरीर नीला पड़ गया है और वो तेज बुखार से तप रहा है। ये देख भालू वैद्य को बड़ी हैरानी हुई। लेकिन 2 दिन बाद एक अनहोनी हुई। तेज बुखार में तड़पते हुए भालू के बेटे ने अपना दम तोड़ दिया। ये देख भालू का शक यकीन में बदल गया। तब भालू अपने बेटे की लाश लेकर वहाँ के राजा रुद्र शेर के पास गया और उसने वहाँ जाकर रुद्र को उस बाघ के बच्चे के बारे में सब बताया। महाराज, मुझे पूरा यकीन है वो बाघ का बच्चा, उसके अंदर एक खतरनाक बीमारी दौड़ रही है। वो चलती फिरती मौत है महाराज। आज उसकी वजह से मैंने अपना बेटा खो दिया। उसके अंदर एक जानलेवा जहर है। वो बच्चा जिसको भी एक बार काट ले तो उसकी मौत पक्की है। अगर वो थोड़े दिन और जिंदा रहा तो जंगल के बाकी जानवरों को भी उससे खतरा है। महाराज, तुम्हें तुरंत उसका कुछ करना होगा। उस बच्चे के माता पिता मुझे माफ कर दें, लेकिन इसके अलावा मेरे पास कोई और चारा नहीं है। हजारों जानवरों की जान बचाने के लिए मुझे एक जान गंवानी होगी। एक शाम रुद्र ने सबसे छिपकर उस बच्चे का पीछा किया और एक शमशान जगह देखकर उस पर हमला करके उसे जान से मार डाला। लेकिन उस बच्चे को मारते हुए रुद्र को उसकी माँ लीला बाघिन ने देख लिया। लीला दौड़ती हुई अपने बेटे के पास गई। मार डाला, दुष्ट पापी, तूने मेरे बेटे की हत्या कर दी। मेरे मासूम बेटे को तूने मुझसे छीन लिया। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। नहीं नहीं बागिन, तुम जैसा समझ रही हो वैसा नहीं है। दरअसल तुम्हारे बेटे के अंदर एक बहुत जानलेवा बीमारी थी जिसकी वजह से जंगल के बाकी जानवरों की जान को बहुत बड़ा खतरा था और उसकी इस बीमारी का कोई इलाज भी नहीं था। मैंने तुम्हारे बेटे को मजबूरी में सिर्फ इसलिए मारा ताकि जंगल के बाकी जानवरों को बचाया जा सके। मैं कुछ नहीं जानती, तुम हत्यारे हो। तुमने मेरी आंखों के सामने मेरे बेटे को बेरहमी से मार डाला। मैं तुमसे इसका बदला जरूर लूंगी। इतना कहकर बागिन गुस्से से दौड़ती हुई वहाँ से चली गई और उसने अपने पति लीलाधर के पास आकर उसे अपने बेटे की हत्या की सारी बात बताई। जब लीलाधर ने अपने बेटे की लाश देखी तो गुस्से से उसका खून खौल उठा। जिसने मुझसे मेरा बेटा छीना है, मैं उससे उसकी दुनिया छीन लूंगा। तब लीलाधर ने रुद्र से बदला लेने की ठान ली और वो विशाल पंखों वाले शेरों की अनोखी दुनिया में पहुंच गया, जहां एक विशाल पंखों वाला इच्छाधारी शेर और शेरनी अपनी नन्ही बेटी के साथ अपना जीवन यापन कर रहे थे। अब आएगा मजा जब इस विशाल शेर और शेरनी का कहर रुद्र के जंगल पर बरसेगा तो हर तरफ रुद्र को तबाही नजर आएगी।
तब लीलाधर ने एक रात चुपके से विशाल शेर की गुफा में जाकर उसकी बेटी को अगवा कर लिया और उसे अपने जंगल लाकर एक गुफा में कैद कर दिया। उधर विशाल शेर और शेरनी ने जब अपनी बेटी को हर तरफ देखा तो उन्हें अपनी बेटी कहीं नहीं दिखी। ये देख वो दोनों बड़े परेशान हो गए। आखिर हमारी बेटी कहाँ जा सकती है? अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ तो मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तभी झूठा नाटक और ढोंग करता हुआ लीलाधर विशाल शेर के पास आया। विशाल शेर, तुम्हारी बेटी का पता मुझे मालूम है। पास के जंगल के राजा रुद्र शेर ने कल रात तुम्हारी बेटी को धोखे से अगवा कर लिया। तुम्हारी बेटी उसी के पास है। मैंने कल रात अपनी आंखों से ये सब देखा है। ये सुनकर विशाल शेर और शेरनी गुस्से से पागल हो गए। वो रुद्र शेर मेरी बेटी को उठा कर ले गया है। अब वो और उसका जंगल मेरा कहर देखेगा। और इस तरह विशाल पंखों वाला शेर और शेरनी जंगल में आकर तबाही मचा रहे थे और बहुत से जानवर वहां जलकर राख हो गए थे। जब रुद्र को ये पता चला तो वो विशाल शेर और शेरनी के पास गया। अरे विशाल शेर, शेरनी, तुम दोनों कौन हो और तुम क्यों इस तरह मेरे जंगल में तबाही मचा रहे हो? आखिर इन मासूम जानवरों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अच्छा हुआ रुद्र तुम हमारे सामने आ गए। ये सब जानवर तुम्हारे ही किए का सबक पा रहे हैं। तुमने मेरे जंगल में आकर धोखे से मेरी बेटी को अगवा किया। अगर तुमने इसी समय मेरी बेटी को मुझे वापस न किया तो मैं तुम्हारे इस जंगल और तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद कर दूंगा। ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मेरे पास तुम्हारी बेटी नहीं है। झूठ, तुम झूठ बोल रहे हो। तभी इतने में तेजी से भागता हुआ भालू वैद वहाँ आता है। विशाल शेर, रुक जाओ, ऐसा मत करो। तुम सच्चाई नहीं जानते। तुम थोड़ी देर के लिए शांत हो जाओ और मेरे साथ चलो। तब वैद भालू विशाल शेर और शेरनी को लेकर गुफा में कैद उनकी बेटी के पास आता है। विशाल शेर, तुम्हारी बेटी को अगवा करने के पीछे रुद्र का नहीं बल्कि लीलाधर बाघ का हाथ है। उसने रुद्र से अपने बेटे की मौत का बदला लेने के लिए हरा इस्तेमाल किया। उसने तुम्हारी बेटी को अगवा करके यहाँ कैद कर दिया और तुम्हारे सामने आकर झूठा नाटक किया ताकि तुम गुस्से में आकर रुद्र और उसके जंगल को तबाह कर सको। लीलाधर जब तुम्हारी बेटी को यहाँ लाकर कैद कर रहा था तब मैंने उसे ऐसा करते हुए अपनी आंखों से देखा था। इसका मतलब उस धोखेबाज बाघ ने सिर्फ अपने बेटे का बदला लेने के लिए मेरा इस्तेमाल किया और मेरे हाथों मासूम जानवरों की हत्या करवाई। उस जालिम को इस धरती पर जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। और ऐसा कहकर विशाल पंखों वाले शेर ने लीलाधर बाघ के पास जाकर उस पर अपनी आग बरसाई और उसे अपनी आग से जलाकर मार डाला। विशाल शेर और शेरनी अपनी बेटी को लेकर वापस अपनी दुनिया में चले गए और रुद्र शेर बेकसूर साबित हुआ। तो ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही मजेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।